हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस और साइकोलॉजी। तो आज हम इस बुक का ब्लॉक 4 यूनिट 10 करने वाले हैं, क्रिएटिविटी। तो इस बुक के आज हमारा ये लास्ट यूनिट बचता है, क्रिएटिविटी। एंड इसके बाद जो आपका ब्लॉक 5 है उसमें ना आपका सारा प्रैक्टिकल के बारे में गाइडलाइंस दी हुई है। मतलब कि प्रैक्टिकल आपका कब होगा, कैसे होगा इस सब्जेक्ट का, तो वो सारी गाइडलाइंस उसमें दी हुई है। तो आप फिफ्थ वाला जो आपका ब्लॉक है उसको अच्छे से रीड कर लेना, उसमें आपकी सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम यूनिट 10 करने वाले हैं, जिसमें आपका टॉपिक फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड नेचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, अप्रोचेस टू क्रिएटिविटी, को रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड लास्ट आपका रहेगा वे ऑफ एनहेंस क्रिएटिविटी। तो ये 6 टॉपिक है जो आज हमें कवर करने हैं। तो फर्स्ट आपका जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है उसमें आपको बताया थी जो क्रिएटिविटी है एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उसके जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही नहीं होता है, उसमें आपकी कुछ चीज़ें जो आप अडॉप्ट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अलग अलग तरीके उसमें हमें बताए जाते हैं, एक मतलब सिस्टमेटिक वे होता है सोसाइटी का जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके जो भी आप सिचुएशन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस सिचुएशन में कैसे आपको डील करना है, कैसे आइडियाज़ लेके आने हैं, वो तो आपका इम्पोर्टेंट होता ही है। ठीक है, बट साथ ही साथ जो आपके सोसाइटी से रिलेटेड जो आपका कंट्रीब्यूट होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, वो एक सिस्टमेटिक वे आपको तरीका बताता है। ठीक है, इसमें हमारा रिक्वायर्ड होता है कि हमें जो क्रिएटिविटी है उसके नेचर को समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि वो किस प्रोसेस में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आज हमारे इस यूनिट में समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका टॉपिक है नेचर एंड एक्सेप्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो अगर हम क्रिएटिविटी के बारे में बात करें तो वो हमारा क्या है ना कि एक इंडिविजुअल के क्रिएशन को, मतलब एक नया आइडिया जो क्रिएट करते हैं उसी को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। जैसे कि हम एक पर्सन है, उसके पास, उस पर्सन के अंदर है ना, मतलब हर एक पर्सन के अंदर है ना डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी होती है। लाइक उनकी, चूँकि उनके पास है ना एक अलग अलग ना व्यू होता है कि एक नया आइडिया लेके आते हैं। अगर जैसे मैंने कुछ एक नया आइडिया लेके आई तो वो मेरे से अलग आइडिया लेके आएगा। तो इसलिए हम क्या है ना ग्रुप डिस्कशन जैसे अगर हम करते हैं तो वहाँ पे अगर हम किसी टॉपिक के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत अलग अलग होता है। तो वही यहाँ पे बात हुई। तो जो क्रिएटिविटी को हम कंसिडर करते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो पर्सन का होता है, वो जो खुद से क्रिएट करता है। और इनर टर्म ऑफ मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस भी होता है, जिसमें हमारा परसेप्शन हो गया, मोटिवेशन हो गया, लर्निंग हो गया, थिंकिंग हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया। एंड लास्ट जो इसमें होता है हमारा वो इन्वेंशन होता है, थ्योरीज होती हैं, पोएम्स और पेंटिंग। ये सारी टर्म्स भी हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी को अगर हम डिस्क्राइब करें या डिफ़ाइन करेंगे तो बहुत सारे वे तरीके होते हैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको लाइक कॉमन से अगर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक पर्सन की वो एबिलिटी होती है कि वो अपने नए आइडियाज़ को जनरेट करता है। पॉसिबिलिटीज़ होती है उसके पास बहुत सारे कि इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या है ना कि एक थिंकिंग का एक नया और एक ओरिजिनल वे निकल के आता है सॉल्यूशन को, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आने के लिए। ठीक है, इसके कई सारे एक्सेप्ट्स भी हैं, जैसे फ्लुएंसी। फ्लुएंसी हमारा क्या होता है कि एक हम कैसे उसको रैपिडली हम उस आइडियाज़ को लेके आ सकते हैं। जैसे अगर मतलब किसी वर्ड है, कोई वर्ड है क्या, उसका रिस्पेक्ट, मतलब उसका कुछ नया आइडिया लेके आना, कुछ एक्सप्रेशंस लेके आना, मतलब एक दूसरा उसी वर्ड का कोई दूसरा तरीका लेके आना। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे आइडियाज़ को। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें दूसरे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना है या फाइंड आउट करना है, तो हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हमारे अंदर बहुत सारी आइडियाज़ अंदर से आ सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एबिलिटी हमारे अंदर होती है।
ओरिजिनलिटी क्या है कि एक हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हम जो आइडियाज़ लेके आते हैं वो दूसरों से थोड़े से हटके होते हैं, मतलब वो हमारे खुद के ओरिजिनल होते हैं। एलैबोरेशन का क्या है कि हम जो भी इसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब एक पर्सन की जो एबिलिटी होती है वो उसको डेवलप करता है नए आइडियाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि कोई भी हमारे इस चीज़ को मतलब कोई भी हमारा प्रॉब्लम आता है या कुछ भी होता है तो उसको हम अपने आइडियाज़ के थ्रू एलोब्रेट करके और एक नया आइडिया लेके आ सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम दूसरों से देख लेते हैं कि उसने ऐसे सॉल्व किया है तो बट हम उसका नहीं करेंगे, बट हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो चलती है ना उससे हमने एक नया आइडिया जनरेट करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो एबिलिटी हमारे अंदर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ स्टेजेस भी होते हैं, जैसे फर्स्ट आपका होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है कि पर्सन इस स्टेज में वो ट्राई करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इंक्यूबेशन में क्या होता है, इस वाले फेज में क्या होता है, इंडिविजुअल सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए एंगेज नहीं होता है बल्कि वो इसमें ना इंफॉर्मेशंस को इकट्ठी करता है, प्रिपरेशन करता है कि हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके हम उस जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। इंस्पिरेशंस मतलब अगर होता है ना कि कई बार हमें ना मतलब नए नए आइडियाज़ और नई नई जो पॉसिबिलिटीज़ हम लेके आ रहे हैं वो हम किसी से इंस्पायर होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमारे अंदर जो आइडियाज़ आते हैं काफ़ी बार हमें ना दूसरों के जो आइडियाज़ होते हैं ना उनमें से लेके फिर हम एक नया आइडिया जनरेट करते हैं एंड उसी को हम बोलते हैं कि किसी से हम इंस्पायर हुए हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो पर्सन ट्राई कर रहा है, जो भी उसने जो नया आइडिया लेके आया है उसको इवेलुएट करना और उसको वेरीफाई करना। इस स्टेज में हम उसको वेरीफाई करते हैं, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जो हमने एक प्रॉब्लम के लिए जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, जो हमने आइडिया लेके आए हैं, क्या वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है या नहीं है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। और अगर इन केस अगर वो नहीं होता है तो हम दोबारा से फर्स्ट वाले सेकंड वाले स्टेज पे जाते हैं जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, गैदर किया था, तो वहाँ से हम चेंजेस करेंगे एंड फिर से दोबारा से हम प्रिपेयर करेंगे और फिर से हम ये स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो ये हमारे स्टेजेस होते हैं क्रिएटिविटी की, ओके। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अप्रोचेस टू क्रिएटिविटी। अब क्या अप्रोचेस हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं अलग अलग। सबसे पहला साइको एनालिटिक अप्रोच। ये हमारे फ्रूड जो हैं उन्होंने उनका जो व्यू था क्रिएटिविटी पे उस पे बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने बोला ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिविटी में। ये हाईलाइट करता है हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म में, जहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा सबमिलेशन होता है, जहाँ पे हमारे जो भी क्रिएटिविटी एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे बाहर आते हैं, ठीक है। फिर आता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। अब इसमें क्या है कि क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाता है कि हमारे जो न्यू और जो नोवेल कनेक्शंस होते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो लर्निंग है वो एक एग्जाम्पल होता है हमारा क्रिएटिविटी थिंकिंग का। क्योंकि लर्निंग में क्या है ना कि क्योंकि देखो अगर आप नए आइडिया लेके आ रहे हो तो वो आप लर्निंग के बेसिस पे तो लेके आ रहे हो ना, तो लर्निंग ही हमारा एक न्यू एसोसिएशन होता है जो हमारी हेल्प करता है और हमें एंगेज करता है कि हम क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाएं, हमें सोचने पे मजबूर करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि लर्निंग हमारा एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी थिंकिंग के लिए, ओके। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है अप्रोच कॉग्निटिव अप्रोच। ये हमारा फोकस करता है कॉग्निटिव प्रोसेस पे, अटेंशन, मेमोरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो हम लर्निंग करते हैं, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिविटी में। कॉग्निटिव अप्रोच है वो हाईलाइट करता है हमारे थिंकिंग इन क्रिएटिव आइडियाज़ को, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि ये हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको
मतलब उनको बनाता है एंड उसको एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये गुलिफोर्ड ने 1950 में ये अप्रोच हमें बताया था, कॉग्निटिव अप्रोच वाला। फिर आता है ह्यूमनिस्ट अप्रोच। अब इसमें इनका क्या व्यू है कि क्रिएटिविटी एक टर्म होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो मैस्लो ने जो हमारी थ्योरी जो हमें बताई थी, जो हमने पिछले वाले यूनिट में भी हमने मैस्लो की एक थ्योरी हमने स्टडी की थी, जिसमें एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो ये होता है ह्यूमन बिहेवियर का क्या होता है मेन पर्पस, कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारी जो बेसिकली नीड्स होती है वो हमारी फुलफ़िल होती है, और जहाँ पे हमारी फुलफ़िल हो जाती है वहाँ पे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाते हैं। तो एक्सटर्नलिटी क्या है कि देयर इज़ ओपननेस टू एक्सप्रेशंस, कि हम सारी चीज़ों को जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम ओपनली उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, और चीज़ों को हम टॉलरेट करते हैं, लैक ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हमारे जो खुद के साथ जो हमारी जो खुद की जो परफॉर्मेंस होती है उसका रिलेशन बताया जाता है, ना कि हम किसी के जजमेंट पे या हम किसी के गाइडेंस के थ्रू हम जाते हैं। जहाँ पे हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन होती है वहीं पे हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ, हमारा जो काम है वो अच्छे से चल रहा है। और हमारी एक एबिलिटी जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो है हम चीज़ों को ट्राई करते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं। और ये हमारा क्या होता है ना कि यही हमारा रिलेशनशिप होता है जो हमें मतलब दो चीज़ों में रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हम नए आइडियाज़ जो लेके आ रहे हैं, जो एलिमेंट और जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों का हम मिक्सअप करके नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल है उन्हें यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ऐसे ऐसे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप होता है वही हमारा रोल प्ले करता है कि हमें यहाँ पे अपने मतलब नए नए आइडियाज़ लेके आने हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये अप्रोच हमारे ये समझाता है। फिर आता है डिफरेंशिएशनल अप्रोचेज। अब इसमें क्या है कि इस क्रिएटिविटी में फोकस किया जाता है 4P ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब द पर्सन, द प्रोसेस, द प्रोडक्ट एंड द प्रेस। अब इसको क्या है, जो द पर्सन अप्रोच का मतलब है कि क्रिएटिविटी फोकस करती है पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ द पर्सन। मतलब जैसे हमें पता है कि हर एक पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसी के सर्टेन बिहेवियर पे ही हम रिलेवेंट करते हैं कि वो पर्सन कैसे आइडियाज़ लेके आ सकता है। ठीक है, द प्रोसेस अप्रोच मतलब कि किस तरीके से आप फोकस कर रहे हो कॉग्निटिव मैकेनिज़्म पे। मतलब जैसे कि आपने जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है और उसका जो बिहेवियर है उस पर हम अंडरलाइन करते हैं कि इन दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मतलब कैसे आप थिंकिंग कर रहे हो और कैसे आपका बिहेवियर हो रहा है उस टाइम पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, न्यू आइडिया लेके आने के लिए। ठीक है, द प्रोडक्ट में अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पे आपका फाइनली क्रिएटिव प्रोडक्ट होता है जो कि इंडिविजुअल अराइव्ड करता है, वो ट्राई करता है, आइडेंटिफाई करता है उस कैटेगरी या कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचराइज करने के लिए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ओके है, मतलब हमें ये प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, द प्रेस अप्रोच फोकस करता है हमारे सिचुएशन पे, कि इस टाइम पे जो हमारा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है या जो है उस टाइम पे क्रिएटिव पर्सन और क्रिएटिव प्रोसेस दोनों ऑपरेट करते हैं ताकि हमारा जो क्रिएटिव प्रोडक्ट है वो जनरेट हो जाए। ठीक है, और इन तीनों का जो दोनों का क्रिएटिव पर्सन एंड क्रिएटिव प्रोसेस का जो ऑपरेट किया जाता है और उसी के थ्रू हमारा जो क्रिएटिव प्रोडक्ट है वो जनरेट होता है, और यही हमारा सिचुएशन पे फोकस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द इन्वेस्टमेंट एंड कन्फ्यूजन थ्योरी। अब इसमें ये जो पहले तो मैं बता देती हूँ, ये जो थ्योरी है ये आपकी स्टर्नबर्ग ने 2006 में बताया था, और इसमें बेसिकली आपके 6 रिसोर्सेज होते हैं: इंटेलेक्चुअल स्किल, नॉलेज, थिंकिंग स्टाइल, पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वो आपकी 3 स्किल्स होती हैं बेसिकली: एनालिटिकल,
सेनेटिक एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल स्किल। अब इसमें बेसिकली आपको पता है कि हमारी ये सारे स्किल्स इंक्लूड होती हैं, तभी हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप होती है। नॉलेज, अब नॉलेज का तो हमें पता है कि जो आपकी प्रॉब्लम होगी या जिस फील्ड में आपको इस नॉलेज की इम्पोर्टेंस होगी तो आप वो नॉलेज आप गेन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद थिंकिंग स्टाइल। अब थिंकिंग स्टाइल का मतलब कि इंडिविजुअल की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक नए तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू कर दे एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। फिर आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का जैसे होता है कि आप किस तरीके से रिस्क ले रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, कर रहे हो, आपकी जो टॉलरेट करने की जो एबिलिटी होती है वो कितनी है, बिलीव कितना है आपको खुद के ऊपर कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो चैलेंज होते हैं हमारे लिए, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब कि आप क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है हमारे अंदर के मोटिवेशन से, मतलब इंटरनल मोटिवेशन एज अ पर्सन को, चूँकि आपका जब तक इंटरनल मोटिवेशन इंगेज नहीं करेगा न्यू न्यू आइडियाज़ के लिए, तो तब तक आप बाहर से लोगों से आप अपने रिवॉर्ड्स नहीं ले सकते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट, लास्ट हमारा बचता है एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे 5 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, नॉलेज, थिंकिंग स्टाइल, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन। ये हमारे रिलेट करते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट से। तभी ये चीज़ें हमारी, क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर आप चाहते हो कि एज अ पर्सन आप ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से अगर ये सारी चीज़ें गेन कर लेते हो, तो फिर आपको ये रहेगा कि आपने मतलब सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कोरिलेट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी हमारा बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मोटिवेशन, इमेजिनेशन, मेटा कॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस, इंट्यूशन, पोटेंशियल, लीडरशिप, ह्यूमर, मेंटल इलनेस। ये सारे हम मतलब बेसिकली जो हमारा क्रिएटिविटी है ना वर्ड, वो बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट है और रिसर्च इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हमारा जो ये क्रिएटिविटी है ये रिलेट करता है हमारे अलग अलग कंस्ट्रक्ट पे, जैसे इंटेलिजेंसी, पर्सनालिटी, मूड, लर्निंग, अचीवमेंट। ये जो मैंने अभी वर्ड्स बोले इनके साथ कैसे वो कोरिलेट करता है वो चीज़ अभी हमें समझनी है। तो सबसे पहला आता है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी। अब इसमें जो मैंने जो ये 5 पॉसिबिलिटी बनाई है रिलेशनशिप क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी की, वो देखो। अगर जैसे बड़ा सर्कल जो है वो हमारा इंटेलिजेंसी है, तो इंटेलिजेंस के अंदर ही हमारी क्रिएटिविटी आती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि क्रिएटिविटी एज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, मतलब जो क्रिएटिविटी है वो हमारा इंटेलिजेंसी का एक पार्ट है। सेकंड आता है हमारा इंटेलिजेंसी एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो गई हमारी। थर्ड आती है जो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी है वो हमारा आइडेंटिकली सेट हो गई, देख रहे हो जैसे आई और सी हमारा अलग अलग हो गया। फोर्थ आता है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी एज इंडिपेंडेंट बट ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्ट, मतलब देखो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंसी हमारा एक इंडिपेंडेंट है, वो भी अलग है वो भी अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से हमारे कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी एज अ कम्प्लीटली अनरिलेटेड सेट्स। अब यहाँ पे आता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी है वो दोनों ही बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 5 हमारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इन इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन किया है कि 5 ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिर आता है क्रिएटिविटी एंड पर्सनैलिटी। अब क्रिएटिविटी है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इंटेलिजेंसी के साथ, इन इंस्टेंट इंटेलिजेंसी और जो अदर हमारे वेरियस पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है,
देखो, अब यहाँ पे बात हुई है हमारी क्रिएटिविटी एंड नॉन क्रिएटिव इंडिविजुअल, ये दोनों ही हमारे अलग अलग ट्रेड्स हो गए पर्सनालिटी के। क्योंकि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो नॉन क्रिएटिव होते हैं। तो इसलिए इन दोनों का मतलब हमारे ये दोनों ही अलग अलग पर्सन हो गए इनके। चूँकि जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि पर्सनालिटी ट्रेड्स हमारी डिफरेंट होती है, कोई क्रिएटिव होता है और कौन नॉन क्रिएटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे बात होती है कि जो चामोरो है उन्होंने 5 बिग फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी को बताया है कि बहुत सारे पॉजिटिव रिलेशनशिप हम देख सकते हैं क्रिएटिविटी में। उसके साथ साथ क्या होता है कि हम ओपननेस होते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा ओपनली रखते हैं कि जो मुझे आता है वो मैं सामने वाले को बताती हूँ। ठीक है, हमारे नेगेटिव रिलेशन भी होते हैं क्रिएटिविटी के साथ। उसमें क्या होता है कि हम एग्रीएबलनेस भी हो सकते हैं कई बार, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी का बीच का रिलेशन बताया है। ओके, देन उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम रिक्वायर करते हैं बहुत सारी क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड क्रिएटिव थिंकिंग और बिहेवियर। तो मोस्ट कॉमनली हमारा जो यूज़ किया जाता है टेस्ट क्रिएटिविटी में वो होता है DPT, जो मोस्टली हमारा लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज और आइटम्स को कवर करता है। ठीक है, जो ये हमारा टेस्ट होता है ये हमारा गुलिफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी का एक बेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा ऑपरेशन होता है लाइक ऑपरेशन ऑफ डाइवर्जेंट प्रोडक्शन इस मॉडल का है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो एक किसी की एबिलिटी को प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेस पे, जैसे ओपन एंडेड आइटम। ठीक है, इस टेस्ट में हमारा जो मेन जो क्रिएटिविटी एम जो होता है वो ये होता है कि किस तरीके से फ्लुएंसी हो रही है। आइडेंटली फ्लुएंस हो गया, एसोसिएशनल हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया, अल्टरनेट यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हमारे, पॉसिबल जॉब सिम्बलेंस हो गए हमारे, मेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन फिगर। ये मतलब कुछ आइटम्स हो गए, इनके मतलब मेन फोकस होता है कि इन चीज़ों को हम टेस्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम गेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिमोट एसोसिएट टेस्ट। अब इसका जो है इसमें क्या होता है कि हम क्रिएटिविटी एज द एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ डेट आर रिमोट फ्रॉम इच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड सिंगल वर्ड इज़ रिलेट टू द वर्ड स्क्वायर रूट कॉफ़ी एंड किचन। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हम वो एबिलिटी यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है एक आइडियाज़ में और दूसरे जो रिमोट्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो वर्ड ग्रुप है उसमें किस तरीके से एक पर्सन उसके बारे में सोच रहा है और किस तरीके से यूनिक वे में आपको आंसर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इसमें चेक की जाती है। फिर उसके बाद दूसरा आता है, थर्ड आता है पासी ऊषा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये डेवलप किया था हमारा BK पासी एंड उषा कुमार ने 1996 में। इसमें क्या है कि हम क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को मेज़र करते हैं चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट। ठीक है, इसमें हमारे 7 आइटम्स होते हैं नॉन वर्बल इन नेचर, जिसमें ड्राइंग फॉर्म भी होता है। और इस टेस्ट को एसेस करने के लिए ओरिजिनलिटी एंड इवैल्यूएशन एक्सेप्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली हमारे 7 आइटम्स होते हैं जो नॉन वर्बल नेचर होते हैं, जिसमें हमारा कुछ ड्राइंग फॉर्म भी होते हैं, चूँकि ये हमारे चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट होता है, मतलब चिल्ड्रन से लेकर अडल्ट तक हमारा ये टेस्ट होता है। तो इसमें हम सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है वेज टू एनहेंस क्रिएटिविटी। अब इसमें क्या है कि जो क्रिएटिविटी है एक बच्चे की वो ऑब्ज़र्व की जाती है सिंबॉलिक प्ले में
और इमेजिनेटिव पॉसिबिलिटी में जो एंगेज करते हैं। देखो अब बच्चे ग्रो होते हैं तो उनका जो एजुकेशन प्रोसेस होता है वो भी ग्रो होता है, सोशलाइजेशन पे भी फोकस करते हैं और उसी चीज़ को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से एक्सप्रेशंस लेके आ रहे हैं क्रिएटिविटी में। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो टाइप मतलब एक क्रिएटिव वो गैनिक सोसाइटी पे यहाँ पे बात हो रही है, जो एक टाइप होता है सोसाइटी का, ठीक है, जो प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी में। तो इसमें हमारे 9 प्रिसिम्बली होते हैं जो सोशो कल्चर फैक्टर ऑफ इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है हमारा द अवेलेबिलिटी ऑफ कल्चर मीन टू ऑल सिटीज़न विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हमारे जो सर्टेन फिज़िकल हैं उसमें हम यहाँ पे मीन्स यहाँ पे ये है कि जितने भी हमारे सिटीजन्स होते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। ओपननेस टू कल्चर स्टिमुलर, मतलब यहाँ पे डिफरेंट एक्सेप्ट्स को देखा जा रहा है कि ह्यूमन लाइफ में कौन कौन से एक्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस ऑन बिकमिंग एंड नॉट जस्ट ऑन बिगिन, मतलब स्ट्रेस जब हमारा आता है और वो नहीं आता है तो वो चीज़ हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। ठीक है, ये एक फैक्टर इसमें इंक्लूड होता है। फिर आता है फ्री एक्सेस टू कल्चर मीडिया फॉर ऑल सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम फ्री में एक्सेस करते हैं कल्चर मीडिया, मतलब ऑल सिटीज़न में हम कल्चर मीडिया को एक्सेस करते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब कोई भी हमें वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फिर आता है फ्रीडम और इवन द रिटेशन ऑफ मॉडरेशन डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर सीवर ऑपरेशन और एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन। अब यहाँ पे क्या है कि हम फ्रीडम देते हैं, कि कितना हम फ्रीडम दे रहे हैं मॉडरेट डिस्क्रिमिनेशन में, और आफ्टर आप बहुत सारे ऑपरेशन या एब्सोल्यूट एक्सक्लूजन करते हो तो वहाँ पे आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है एक्सपोजर टू डिफरेंट एंड इवन कंस्ट्रक्टिंग कल्चर स्टिमुलर। ठीक है, फिर आता है 7 टॉलरेंस फॉर डाइवर्जेंस इन व्यू। फिर आता है इंट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सन एंड प्रमोशन ऑफ सेंसिटिव एंड अवार्ड, मतलब यहाँ पे 6th वाले पॉइंट में यहाँ पे बताया कि कैसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब ढूंढ रहे हो आप डिफरेंट वे में, और कल्चर आपका होना चाहिए, मतलब कल्चर के वहाँ पे किस तरीके से आप देख रहे हो, और जो डाइवर्सिव व्यू है उसको आप किस तरीके से टॉलरेट कर रहे हो, और आपका सबसे इंट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट पर्सन क्या है। ठीक है, और किस तरीके से आप लोगों को अवार्ड्स दे रहे हो, उनको प्राइज़ दे रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हमारे इंक्लूड है। ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे सोशो एंड कल्चर के बेसिस पे हैं। ठीक है, उनके फैक्टर्स हैं यहाँ पे। फिर आते हैं हम किस तरीके से क्रिएटिविटी को एनहेंस करते हैं, तो इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे फर्स्ट आपका है कि हमारे जो हमारे मटेरियल्स हमें जो चाहिए होते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें फैसिलिटेट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, जो बच्चों को स्टूडेंट जो जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस कर रहे हैं। ठीक है, हम डेवलप करते हैं अब वो जो भी मतलब एटीट्यूड टूवर्ड क्रिएटिव अचीवमेंट, मतलब जो भी क्रिएटिव अचीवमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें हमें डेवलप करनी चाहिए वो फेवर हम डेवलप करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम उनको आइडियाज़ को लेके जो भी क्रिएट कर रहे हैं हम उन्हें encourage करते हैं कि वो अपने नए आइडियाज़ लेके आए, नए एक्सप्रेशंस लेके आए। ठीक है, हम उनकी जो एबिलिटी होती है क्रिएटिव की उसके लिए हम उनको फीडबैक भी देते हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी चाहिए। और हम जो भी वो क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें ना उन्हें एंगेज करना चाहिए कि हाँ हम उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं, हम उनके लिए कुछ प्राइज़ वगैरह रख सकते हैं, या ऐसा कुछ हम उन्हें कर सकते हैं जिससे उनको उस काम में मज़ा आए। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि हम उन्हें एक ना सपोर्टिव एनवायरनमेंट लाइक प्रोवाइड करते हैं स्कूल में या घर पे, जिससे कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद कुछ इसमें फ्यू टेक्निक्स होती हैं जो हेल्पफुल होती है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे डाइवर्जेंट
थिंकिंग है, इसमें क्या होता है कि इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे थिंकिंग एंड बिहेविंग। इसमें ये हमारी हेल्प करता है कि हम बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, उन्हें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं ओरिजिनल एक्सप्रेशंस में, जैसे कि नए नए आइडियाज़ लेके आना, लैंग्वेज लिखना, म्यूज़िक, आर्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारी वो टेक्निक होती है जिसमें हम बच्चों को लोगों को क्या है, ग्रुप सेटिंग में हम ग्रुप में बिठाते हैं और उन्हें जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं, जो भी उनके मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो सारे वो एक दूसरे से बात करते हैं और उसमें फिर वो उनके अंदर ना सुनने की भी और बोलने की भी स्किल डेवलप होती है और उन्हें नए नए आइडियाज़ भी मिलते हैं और उनके ऊपर सोचने का मतलब मजबूर हो जाते हैं, तो उससे उनकी वो चीज़ है ना, सोचने की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है साइनेटिक। हमारा जो ये है, इसमें हमारा क्या होता है, द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट एंड अपर्टली इररिलेवेंट एलिमेंट। अब इसमें क्या है कि जो हम इकट्ठे जॉइनिंग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वे में, इसमें क्या होता है कि हमारा मेन फोकस इस मेथड में होता है कि हम इमोशनली समझें चीज़ों को। इस मेथड में हमें ना बेसिकली पर्सन एनालॉगी एंकरेज करते हैं योर सेल्फ डायरेक्टली इन द सिचुएशन। ठीक है। डायरेक्ट हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को खुद से एग्जामिन करके। ठीक है। एनालाइज करके, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें हम ये भी है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को हम इम्पर्सनल कर सकते हैं, पोइटिक इमेजेस हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम डिस्क्राइब कर सकें प्रॉब्लम को, और फ्रीली हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं होती है कि हमारे पास मतलब होता ना कि कुछ चीज़ सोचने की जो हमारी वो होती है ना, तो उसमें ना हमारी कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो हम नॉर्मली जहाँ तक हमारी इमेजिनेशन जा सकती है हम फ्रीली वहाँ तक इमेजिनेशन कर सकते हैं एंड वहाँ से हम आइडियाज़ ला के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमारी हेल्प करती है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट यूनिट थी आज हमारी इस बुक की, एंड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ब्लॉक 5 है उसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में सारी डिटेल दी हुई है, तो वहाँ पे आपका यूनिट नहीं है। तो इसमें टोटल आपकी 10 यूनिट थी जो हम कवर कर चुके हैं। एंड आई होप गाइस आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या फिर क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। एंड इस बुक के अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप हमारे क्वेरी ग्रुप में जाके वहाँ पे मैसेज कर देना सब्जेक्ट कोड के साथ, देन हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में अगर हमारी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बुक का नाम बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके, बाय बाय।